नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में। सवा लाख टके का में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय बाजार में आज जो गिरावट देखने को मिल रही है शुक्रवार के दिन, क्या वो अभी आने वाले दिनों में अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है भारत पाकिस्तान के बीच, जो कि होती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या वो गिरावट बढ़ेगी या फिर जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से अपील की गई है कि वो बातचीत करना चाहता है, पाकिस्तान की तरफ से तमाम अपने सहयोगी मित्रों से अपील की गई अंतर्राष्ट्रीय की वो आकर के डीएस्केलेट करने की कोशिश करें, तो क्या ये मामला अब जल्द ही सिमटता हुआ भी दिखाई दे सकता है। ये तमाम वो पहलू हैं जिस पर हम आज के कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। कौन से सेक्टर होने चाहिए जिस पर आपकी निगाहें होनी चाहिए, और अभी के बाजार में खरीदारी करें या फिर बेचें या फिर चुपचाप होल्ड करके बने रहें, इन तमाम पहलुओं में बातचीत होगी। विशेष मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रचित खंडेलवाल जी। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, कल जब आप जुड़े थे तब आपने इस बात का जिक्र किया था कि ये चीज़ें इतनी आसानी से सिमटती हुई दिखाई दे नहीं रही हैं, और उसके बाद ही कार्यक्रम करके हम बाहर निकले और उसके बाद से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एमईए की, और उसमें जानकारी दी गई किस तरीके से भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परिचय दिया है, और रात भर की अपडेट आपके पास होगी। अभी यहाँ से अब सिचुएशन को किस तरीके से आंक रहे हैं आप? सर, सबसे पहले जय हिंद, जय। भारत माता की जय। आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, अगर इस सारे डिस्कशन के पहले दो पंक्तियां लेकर आया हूं, अगर उससे शुरू करने इरशाद इरशाद इरशाद, बिल्कुल और सर। ये मैंने लिखी नहीं है सर, बट मुझे भी कहीं से मिली और मुझे बहुत उम्दा लगी, इसलिए मेरे को लगा कि आपके समक्ष और दर्शकों के समक्ष इसको पेश किया जाए। बिल्कुल सर। आज उगते सूरज में डूबता आतंकवाद देखा, ऑपरेशन सिंदूर से डरता पाकिस्तान देखा, सिंदूर की रक्षा करता सेना का जवान देखा, मैंने फिर आज मेरा भारत महान देखा। वाह वाह, बहुत पूरी शानदार है, रात, थैंक यू बहुत सर। शानदार। पूरी रात आपने भी, आई एम प्रीटी श्योर, टीवी स्क्रीन से आप ग्लूड रहे होंगे और बिल्कुल बिल्कुल, फोन पूरी में रात दूर सर। रखे हुए थे, क्योंकि फोन में सर बहुत ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फ्लो कर रही थी। और प्रैक्टिकली, जैसे कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ, मेरा थोड़ा सा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी रहता है, तो हम तो सुबह 5 बजे तक पूरी अपडेट देख रहे थे, जिसमें हमने ये भी देखा कि जम्मू में वापस से ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया था, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया था। अभी जितनी रिपोर्ट्स आई, कितनी कंफर्म्ड है नहीं है, बट पाकिस्तान आर्मी चीफ के लिए भी कल रात को खबर ये आई थी कि उनको पकड़ लिया गया है उनकी ही सेना ने, और बोल दिया गया है कि तुम सही आदमी नहीं हो, तुम छोड़ के निकल जाओ। तो सर, ये न्यूज आ रही है, अपडेट्स आ रही है, और क्या हम ये समझें कि ये यहीं खत्म हो रहा है? सर, एट द वेरी फेस ऑफ इट, लुकिंग एट द हिस्ट्री ना, मैं थोड़ा सा कम समझता हूं कि ये यहीं खत्म होता हुआ दिखता है। मतलब जिस, आई एम सॉरी, मतलब हम थोड़ा सा एक उस डायरेक्शन में जा रहे हैं सर। बिल्कुल जिस देश की नींव आपने झूठ पे रखी हो, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर। 1947 में इन्हीं की आर्मी कश्मीर के अंदर घुसी थी, और तब इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि वो हम नहीं है, ये कबाली हैं। और फिर जब यूएन वहां पहुंचा था और पाकिस्तान की आर्मी दिखी थी, तो द ट्रस्ट फैक्टर इंटरनेशनल फोरम में भी, जहां ये पीस टॉक के लिए जा रहे हैं, आपने वहां सर, पे आपने तो सर बहुत पुरानी बात कर दी। अभी जिन लोगों को याद है 1999, वहाँ पे भी इन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया था, उनके जवानों को हमारे जवानों ने दफनाया, और उन्होंने कहा कि हमारे जवान हैं नहीं, और उसके बाद मुशर्रफ साहब ने बाद में एक्सेप्ट किया कि नहीं, वो हमारे जवान ही थे। जी सर। और 71 के वॉर में भी आप देखें कि इन्होंने पीस ट्रीटी ही हमसे साइन करी थी, और उसके बाद भी ये चलते रहे। तो टू एक्सपेक्ट कि वो कोई सैनिटी की बात करेंगे, मेरे को ऐसा नहीं लगता। क्या ये सिचुएशन और एक्सकेलेट हो सकती है? सर, वेरी फ्रैंकली, मतलब आई विल नॉट मेक इट अप, मैं बहुत क्लोजली देख रहा था, बट कल जिस तरीके से भारत ने अटैक किया है, मैं खुद एक बार को बहुत औसतक हो गया था कि इतना ज्यादा एग्रेशन जो आ रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, कि उन्होंने अटैक किया, हमारे S-400 पार्क थे और हमने उन अटैक्स को खत्म कर दिया। यहां तक की स्टोरी तो हमेशा हमने होती हुई देखी थी, बट सर, उनके घर में घुस के मल्टीपल सिटी अटैक्स करना, और वैसे तो उनमें से कोई मान नहीं रहे, बट अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है सम टाइम बैक कि कराची एयरपोर्ट इज बैडली डिवास्टेटेड, बिकॉज ऑफ विच दे आर अनेबल टू कंडक्ट देयर नॉर्मल फ्लाइंग। ये सब चीजें
जिस जी तरीके से सर, 1 मिनट के लिए आपको रोक रहे हैं। इस बीच एक नई अपडेट आ रही है केंद्रीय गृह मंत्री की। इस समय आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा को लेकर के गृह मंत्री की एक अहम बैठक चल रही है। अभी लेटेस्ट अपडेट जो निकल करके आई है, और ये जो तमाम अपडेट हम आपको देंगे कार्यक्रम के दौरान, वो सारी ऑफिशियल होगी। कोई भी किसी अंदाजे से कहीं से देख करके पढ़ के नहीं होगी, क्योंकि इस समय बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है। आपको बता दें आईपीएल को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है, फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी बैठक बुलाई है। तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि चीज़ें यहाँ रुकेंगी नहीं, वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री की अधिकारियों के साथ चर्चा बैठक के मायने ये हैं कि इस तरह की किसी भी तरह की स्थिति हो तो घायलों के लिए, मुझे लगता है शायद उसके लिए ये बैठक हो रही होगी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। अगर ये बैठक हो रही है तो सीमा सुरक्षा को लेकर के गृह मंत्री की तरफ से बैठक जो है बुलाई गई है। बैठक में बीएसएफ, सीआईएसएफ, डीजी और आईबी ये तमाम चीफ मौजूद रहे। इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह रक्षा मंत्री की बैठक हुई, जिसमें कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख थे वो मौजूद थे। इसके अलावा जो हमारे सीडीएस हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। तो ये लेटेस्ट अपडेट जो है वो हम आप लोगों को लगातार बता रहे हैं। बाजार के साथ साथ इन खबरों पर भी हमारी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर बाजार पर रहेगा। यस सर, आप अपनी बात कंटिन्यू करें सर। बिल्कुल सर। तो जो अभी आप देखें, ये न्यूज कवरेज में बिल्कुल यही बता रहा है कि ये बात अभी यहाँ पे रुकने वाली है नहीं, और वही सर होता हुआ दिख रहा है कि ये बात यहाँ पे नहीं रुकने वाली है। अभी ये बात आगे और बढ़ेगी। और जिस तरीके से मतलब जो मैं आपको बता रहा था कि रात भर हमने पूरा मॉनिटर किया, और हमारे वापस जम्मू में जो ब्लैकआउट खत्म किया है रात को 1-1:30 बजे, और फिर चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि हम जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, अब उसका रिटेलिएशन पाकिस्तान उस तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो हम सक्षम हो रहे हैं, बट क्या वो चुप बैठेगा? सर मुझे नहीं लगता कि वो चुप बैठने वाला है। और फिर आज रात जरूर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। अब ये सब चीजें जब हो रही हैं तो एग्जैक्टली हमें करना क्या है, अगर उस पर हम नजर डालें। देखिए सर, हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि मार्केट में एक छोटा नीजक रिएक्शन आपको जरूर देखने को मिलता है जब भी ऐसा कुछ होता है। चाहे हमने कारगिल के दौरान देखा हो, जब वहां पे थोड़ा बहुत आपने करेक्शन देखा था, फिर से मार्केट रिकवर कर गया था। और उसके पहले के जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होंगी, उसके एग्जैक्ट हमारे डेटा पॉइंट्स हैं नहीं। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है? यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जो दिखती हैं सर, जिस तरीके से आज मार्केट आपका दिखा रहा है, मतलब कल रात को आई एम प्रीटी श्योर सर आपने भी देखा होगा, हमारे सारे दर्शकों ने देखा होगा, 450-500 पॉइंट का डाउनसाइड एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही थी। और कल भी जब हम ये न्यूज आ गई थी ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, जब हमने क्लोजिंग करी थी, थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर जरूर थी, मगर एफआईआईस का बाइंग, एफआईआईस का कॉन्फिडेंस जरूर आपके साथ बरकरार है। अगर ये इसी तरीके से चीजें चलती रही कि उन्होंने अटैक किया और हमने अटैक किया, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं निफ्टी आपका एक सपोर्ट लेगी 23,800, 23,500। मगर अगर ये सिचुएशन फुल स्केल वॉर पे जाती है तो फिर जरूर हम यहां से एक फर्दर डाउनसाइड देख सकते हैं। और जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है, एक बार 21,800 तक का भी लेवल आप निफ्टी में देख सकते हैं। ये मैंने आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल सपोर्ट दे दिया है, जो हमने रिसेंट टाइम्स में टैरिफ हो या जितने भी हमने टेंशन्स थी या इलेक्शंस, इससे नीचे निफ्टी नहीं गई है। कहीं ना कहीं इससे नीचे एक सेलिंग प्रेशर नहीं दिखता मार्केट का, उसके चलते आपको ये लेवल्स दिए गए हैं। जी अब सवाल ये उठता है जो आपने मेरे से पूछा था कि करना क्या चाहिए। सर कुछ नहीं करना चाहिए, नथिंग विल चेंज। और प्रैक्टिकली इस मार्केट में अगर आप बोले क्या सेलिंग करें और निकल जाए, सर ये वो मैं तब बोलता जब कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस, एक कन्विक्शन हमारी भारत की सेना पे, हमारी भारत की इकोनॉमी पे होता। दोनों ही नहीं है। मैं समझता हूं इन टाइम टू कम डेफिनेटली जैसे ही सिचुएशन सुधरेगी, आपकी इकोनॉमी वापस ऊपर की ओर चलना चालू कर देगी। और जितना डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा, अभी देखिए हमें कैजुअलिटी या डिस्ट्रक्शन का कोई भी न्यूज अपडेट नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे आएगा। जितना देखने को मिलेगा, वो सेक्टर्स भी रीबिल्ड करने के लिए अपना वापस रेइंफोर्समेंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और सर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं जो पुराने हैं, उन्होंने भी देखा होगा, जापान में जब जी सुनामी आई थी ना सर, तो वॉरेन बफेट ने जापानीज इंफ्रा में इन्वेस्ट किया था।
इट वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट कि ऐसे सेक्टर में वो इन्वेस्ट क्यों कर रहे थे जो सेक्टर ही पूरा टूट गया है। मगर सर वो क्यों किया गया था, क्योंकि रीबिल्डिंग, अब मैं वापस से आपको ये बात बोलूंगा कि सेक्टर्स इन फोकस कौन से रहेंगे, डिफेंस सेक्टर इन फोकस कौन से रहेंगे, रीबिल्डिंग वाले। तो वो सेक्टर आपको वापस चलते हुए दिखेंगे। क्या वी शुड जंप द गन और हमें हाथ के हाथ उनमें बाइंग चालू कर देनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि जो करेक्शन हम बोल रहे हैं वो करेक्शन अगर आता हुआ दिखता है तो ये आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव भाव में मिल सकते हैं। तो द बेस्ट वे टू प्ले द गेम इज थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड पे रहे। और क्योंकि देखिए अभी आप ऑलरेडी वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैठे हुए हैं, हार्डली 1.5 घंटा है, कोई एक्टिविटी ना करें। क्योंकि इन 2 दिनों में क्या डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी रिएक्ट करती है, वो हमें और क्लैरिटी देगा। फिर मंडे को विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेक द थिंग्स अहेड। अभी इट इज बेटर टू स्टे अवे एंड वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच की भूमिका रहनी चाहिए। आपकी सारी बातों से सहमत है सर, लेकिन एक चीज़ से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ, लेकिन उस पर बात 2 मिनट बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे सवाल आपके लिए हमारे पास पेंडिंग हैं। और जो है लोग कहेंगे कि फिर आप लोगों ने बात हमारे सवाल नहीं लिए। जरा सक्सेस जी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी भेजी हुई है और टाटा पावर के ऊपर जानना चाह रहे हैं। 421 पे लेकर के बैठे हुए हैं, एनबीसीसी लेकर के बैठे हुए हैं 100 शेयर, 99 पे कह रहे हैं लॉन्ग टर्म का व्यू है, एवरेज कब करें? तो ये एवरेज करना चाह रहे हैं सर। टाटा पावर थोड़ा सा इधर सुस्त रहा है हाल फिलहाल के अंदर और 400 के नीचे जब फिसलता हुआ दिखाई दिया। 421 पे टाटा पावर लेके रखे हुए, अब 365 पे आ गया है। एवरेज करना चाह रहे हैं सर, तो अभी वेट करें एवरेज करने के लिए? सर थोड़ा सा और डाउनसाइड आ जाने दें। एक कंफर्टेबल सिचुएशन बनती है 354 355 की रेंज पे, चाहे तो वहां एवरेज करें। और एनबीसीसी सर? एनबीसीसी में इनकी क्या सिचुएशन है सर? एनबीसीसी पे सर इन्होंने जो प्रश्न भेजा है उसमें इन्होंने हमें बताया कि इनके पास अभी जो है ले रखे हैं 99 की बाइंग है, तो 7-8 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। तो 7-8 रुपए पे सर एवरेज करना सही है सर? नहीं सर, अभी नहीं। एनबीसीसी के लिए भी मैं आपको ये बोलूंगा कि थोड़ा सा आप अभी वेट एंड वॉच मोड पे रहे। और एनबीसीसी के लिए भी बेटर ये रहेगा कि थोड़ा सा कूल ऑफ करें। और कूल ऑफ करने के बाद आपको अराउंड 80 82 लेवल्स मिले, वहां पे आप थोड़ा सा एवरेज करना अपना चालू कर सकते हैं। और जब उस लेवल पे आप एवरेज करेंगे, पूरा पैसा मत डिप्लॉय करिएगा। उस टाइम एवरेज करते वक्त आप जरूर उन लेवल्स पे भी एक बार शो पे आए और हमसे एक बार रिविजिट करवाएं। हो सकता है हम आपको और नीचे के लेवल्स भी तब सजेस्ट कर पाए, लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन। ठीक सर। इस बीच प्रवीण गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं रचित जी आपको नमन है जो आपने सिंदूर की ताकत बता दी। कई मूर्ख हैं जो सिंदूर की कीमत बताते हैं। रचित जी, रचित सर से हम रचित सर हम बिल्कुल तैयार हैं सेना के साथ बॉर्डर पर। बिल्कुल तैयार हैं हम सेना के साथ बॉर्डर पर। कहीं नहीं जाने वाली हमारी सेना दुनिया की सबसे महान सेना है। तो लोगों की अपनी भावनाएं लगातार लोग जाहिर कर रहे हैं। और इस बीच जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर ऋषिकेश कुमार जी का प्रश्न आया है और वो कह रहे हैं कि 300 शेयर ले रखे हैं और 300 के भाव पर ले रखे हैं 500 शेयर। शॉर्ट टर्म व्यू है 2 महीने का। कह रहे हैं क्या लॉस बुक करना पड़ेगा यहाँ पर? स्टॉप लॉस और टारगेट 2 महीने के हिसाब से सर बता दीजिए। तो स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं जी। देखिए सर, एक्चुअली पहले भी हम ये बात बोल चुके हैं कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है ना, तो इन कंपनीज जिनका पोर्ट में एक्सपोजर होता है वो प्रॉब्लम में आते ही आते हैं। और सर सिमिलर कंडीशन में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी आपको आता हुआ बिल्कुल दिख सकता है। और मैं समझता हूं अभी फर्दर डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। अब इन्होंने ले रखा है और ये पर्टिकुलर करेक्शन हम देख चुके हैं, 282 पे चल रहा है। 268 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना होगा, क्योंकि देखिए मैं यहां पे एग्जिट कॉल नहीं दूंगा आपको। अगर सपोर्ट ये 268 का तोड़ देता है तो फर्दर डाउनसाइड है और वो और ज्यादा डैमेज देगा। यहां तक देखे हैं, 268 तक का इंतजार कर लें, उसके नीचे क्लोज करेगा तो आप स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएं और एग्जिट करें। और अगर मार्केट मोमेंटम में कहीं भी रिवर्सल आता है और ये स्टॉक वापस आपको 300 से 305 की रेंज में देखने को मिलता है, प्लीज वहां पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढें और फॉर द टाइम बीइंग इससे दूरी बनाए रखिए। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं रितेश सिंह जी, और रितेश सिंह जी ने हमें धनराशि भेजी है 100 रुपये की। तो रितेश सिंह जी के समेत तमाम हमारे जो दर्शक हैं जो हमें सुपर चैट के ज़रिए ये धनराशि भेजते हैं, उन सब से एक रिक्वेस्ट है कि आप धनराशि ना भेजें।
आप उससे अच्छा हमारा जो मेंबरशिप प्लान हमने 2 दिन पहले लॉन्च किया हुआ है, आप वहां जाकर के सब्सक्राइब करें और अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको उसके क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। बहुत सारे इवेंट हमारे आने वाले हैं, वहाँ पर आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है और आपको किस तरीके से हमारे एक्सक्लूसिव शोज़ देखने को मिलेंगे जो आपके लिए हम प्लान कर रहे हैं। तो आप अभी बहुत अर्ली स्टेज है, तो आप अभी से हमारे जो है प्राइम मेंबरशिप जो है वो लेना शुरू कीजिए। महीने के 159 के आसपास के चार्जेस हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरीके से रचित जी जैसे एक्सपर्ट जो है रिकमेंडेशन उनकी जो रहती है, तो आप सब आप और वो प्राइम मेंबर जो हमारे रहेंगे, अगर इस कार्यक्रम में भी सवाल नहीं हम ले पाए तो उनके लिए अलग से शो करके लेके आएंगे, लेकिन आपका कोई भी सवाल अछूता नहीं रहेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे आपको, उसके बारे में अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम जल्द ही बताने वाले हैं आप लोगों को। लेकिन इनका प्रश्न लेते हैं सर। इनका प्रश्न प्रीमियर एक्सप्लोजिव को लेकर के है और आइडिया फोर्ज को लेकर के है। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टॉक जो है एंट्री के लिए, ये एंट्री लेना चाह रहे हैं, इनमें से अच्छा रहेगा। तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव और आइडिया फोर्ज में आज ज़बरदस्त मूव देखने को मिल रहा है सर। सुबह से ही 15-16% की तेज़ी एक समय देखने को मिल रही थी, अब 19% की तेज़ी है, 19.25% की, 459 का लेवल। तो सर इतनी तेज़ी के बाद तो फ्रेश एंट्री क्या बनती है सर? सर देखिए, आइडिया फोर्ज में एक हिडन जो इसका एक प्रोडक्ट था ना, उसका यूटिलाइजेशन दोनों सरकारें जिस तरीके से, दोनों आर्मीज जिस तरीके से कर रही है ना, उसके चलते हमने देखा है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा सर कि आइडिया फोर्ज का अगर आप कल तक का भी चार्ट देखेंगे ना, तो आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा था 390 रुपए के लेवल पे, जिसको 390-95, जिसको उसको ब्रीच करने में आ रही थी प्रॉब्लम। अब ये उस लेवल को ब्रीच करके और बहुत मैसिव बाइंग के साथ, मतलब आज आप देखेंगे इसमें वॉल्यूम भी नॉर्मल दिनों से बहुत ऊपर हुआ है, बहुत मैसिव बाइंग के साथ मेंटेन कर रहा है। लुकिंग एट द सिचुएशन, लुकिंग एट द वे वॉर इज हैपनिंग, मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर सकता हूं कि यहां पे आप जितना भी अपना फंड डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, 30-40% ही करें। 30-40% डिप्लॉय करके आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और जो रिमेनिंग है वो हम उस रेजिस्टेंस के लिए रख लेते हैं 390 से 395 का। क्यों? क्योंकि अगर नीचे आता है तो हम एक चीज जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करता है, वहां पे हम और एवरेज करेंगे। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए भी ले रहे हैं करंट लेवल्स पे, बहुत कंफर्टेबली आपको 548 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और उसको ब्रीच करेगा तो 720 रुपए तक का मूवमेंट भी आपको ये करके दिखा सकता है। इसके पीछे का सर एक और चीज मैं आपको बता दूं, इनमें ना आप देखेंगे बहुत रश आने वाला है इनकी ऑर्डर बुक में, और जिस तरीके से ये ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं ना, this is one of the companies which will be very highly benefited, and in days to come आपको इनके रेवेन्यू में भी वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो डिस्कवरी है जिसके चलते ये सारी चीजें ऊपर बढ़ रही हैं। हमने ड्रोन का यूज देख लिया है इन रियल टाइम बेसिस, अब इनका आगे भी आप मूवमेंट देखेंगे। प्रीमियर एक्सप्लोजिव पे हम चले जाते हैं। प्रीमियर एक्सप्लोजिव भी आप देखेंगे एक ब्रेकआउट इसने पहले अटेम्प्ट किया था, जो कि इसका कहीं ना कहीं फेल हो गया था और ये 406 तक वापस चला गया था। अगर प्रीमियर एक्सप्लोजिव आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होने के लिए बोलूंगा, आपको 20-25% ही यहाँ पे आप बाय करें। रिमेनिंग आपको थोड़ा सा नीचे मिले 390-95, वहां पे पोजीशन और इंक्रीज करें। बट आइडिया फोर्जिंग की तरह बहुत एग्रेसिव टारगेट्स तो नहीं दिखते। 578-580 लेवल्स पे आपको ये आता हुआ दिख सकता है। और आज बहुत सारे सवाल हैं। जिस तरह की रैली जो है डिफेंस में देखने को मिली है, तो आपको 2 बातें बता दें। एक बात तो ये कि रचित जी की राय जाननी है तो कल 2:30 बजे हमने एक शो अपलोड किया था, उसको आप जा करके देखें। काफ़ी लोगों ने देखा है और कि क्या पूरे डिफेंस को लेकर के स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके अलावा बहुत कम ऐसा होता है कि हम एक साथ लगातार 2 दिन जो है एक ही विषय पे बात करें, तो आज भी लेकिन हमने बातचीत की है, और वो शो जो है वो अब से 1 घंटे बाद 2:30 बजे अपलोड होगा। और आज हमने इस पर बातचीत की है श्रीकांत चौहान जी के साथ। तो आज भी सारे डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के हमने बातचीत की, चाहे पारस डिफेंस हो, आइडिया फोर्ज हो, या फिर HL हो, BL हो, BDL हो, कोचिन शिपयार्ड हो, जितने डिफेंस स्टॉक्स हो सकते थे कोशिश की है। सारे तो नहीं हम कवर कर पाए एक 10-12 मिनट के सेगमेंट पे, लेकिन ये आप 2:30 बजे देख सकते हैं। तो आपके पास दोनों विकल्प खुले हुए हैं, आप दोनों पे रचित जी का व्यू क्या है, श्रीकांत जी का व्यू क्या है, दोनों सेगमेंट देखिए, और डिफेंस स्टॉक्स में जो तेज़ी है उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आप तय कर सकते हैं। दोपहर 2:30 बजे आपसे ठीक 1 घंटा 10 मिनट बाकी रह गए हैं, तो वो आप तय कर सकते हैं।
और रितेश जी का ये प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर मिल गया है। गीतू बुलानी जी रिलायंस में शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रही हैं। मैम, अभी के माहौल में बहुत शॉर्ट टर्म का नज़रिया मत रखिए, लेकिन फिर भी जो है सर रिलायंस इंडस्ट्रीज पे शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रही हैं गीतू जी। सर शॉर्ट टर्म अगर आपका लेवल का टारगेट है तो आप देख लें जो रीसेंट हाइस था उसके पास ही आपको देखने को मिल जाएगा। रीसेंट हाइस इसने करीबन 1432 रुपए के आसपास बनाए थे। 1446 1450 रुपए इन नियर फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है। बट अगेन आई विल रीआइटरेट, यहाँ पे बाइंग पोजीशन ना बना लें आप उस टारगेट के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो उसको होल्ड करें। करंट लेवल्स पे पोजीशन बनाने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। अभी पोजीशन बनाने के लिए नहीं सलाह है, ये सलाह आपको जो है दी जा रही है। मिंटू शिल जी कह रहे हैं कि नमस्ते सर, माय फेवरेट विपुल दा। थैंक यू मिंटू जी। और कह रहे हैं कि सर आरईसी, गेल और आईआरएफसी इन तीनों में से 2 शेयर का कोई नाम बोल दीजिए रचित जी, जिनमें से मैं बाय कर सकूं। असम से बोल रहे हैं ये, तो असम से आपके लिए प्रश्न आया है सर। इन तीनों शेयर में से तीनों पीएसयूज हैं, 2 पावर, एक पावर, एक गैस और एक रेलवे। कहाँ पे आप जो है सलाह देंगे इनको खरीदारी करने की? फिर देखिए आरईसी हमने कल भी डिस्कस किया था और उस टाइम भी मैंने कहा था कि अभी थोड़ा सा और फर्दर डाउनसाइड इसमें हमको दिखता है। वो डाउनसाइड अभी इसको 360 355 रुपए के लेवल पे टच करा सकता है। तो फॉर द टाइम भी इसमें दूरी बनाए रखना ही एक सेंसिबल कॉल होगा। गेल एक कंसोलिडेशन में चल रहा है और उस कंसोलिडेशन के चलते आपको जहां पे ये 170 रुपए 168 रुपए के भाव में मिलता है, आप इसमें जरूर पोजीशन बनाएं। गेल हम बार बार बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 170 168 लेवल्स पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक सर। तो ये 2 शेयर हैं जिस पे कि आप अपनी पोजीशन बता सकते हैं। सर रेलवे पे एकदम से क्या हुआ? बीते 1-1.5 महीने में सारी कहानी बदल गई। क्या ये डिफेंस पे फोकस आ गया है, इस वजह से थोड़ा सा लिक्विडिटी उधर जाने के बजाय इधर आ रही है, इस वजह से थोड़ी सुस्ती आ रही है? क्या वजह, आप क्या मान रहे हैं? रेलवे पे क्या व्यू है सर अभी आपका? सर देखिए रेलवे में व्यू तो बुलिश ही है। बट आपने सर अपने ना जो क्वेश्चन है उसमें यूजुअली आपका आंसर छुपा हुआ होता है। और अभी आप देखिए रेलवे थोड़ा सा टेपिड क्यों हो रहा है, क्योंकि बजट के बाद जब हमने रेलवे में एक ड्राइनेस देखी थी वो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के चलते एक अच्छी ऊपर अपटिक लेता हुआ दिखा था और रेलवे में हम लोग भी बुलिश हो गए थे। अब रेलवे 2 कारणों से, एक तो देखिए करंट सिचुएशन में ना आपके लिए एक्सपोर्ट्स थोड़े से कम वाइबल हो जाते हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो फोकस होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बजाय डिफेंस स्पेंडिंग्स में ज्यादा चला जाता है। और वो ड्राइनेस जो है, इन्वेस्टर्स का पैसा भी अब आप देखें रेलवे से निकल के डिफेंस की ओर जा रहा है। तो क्या रेलवे खराब हो गया? रेलवे खराब नहीं हुआ। करंट सिचुएशन ऐसी है कि बेटर अभी फोकस एरियाज हैं तो वहां पे फोकस कर रहे हैं। बट इट इज नॉट अ बैड स्टोरी, इट हैज नॉट गॉन डाउन द ड्रेन। जस्ट दैट हम ये देख लें कब तक ये सिचुएशन चल रही है, उसमें जो थोड़ा बहुत करेक्शन और देखने को मिलता है उन लेवल्स पे हम बाइंग करेंगे और रेलवे भी वापस से परफॉर्म करेगा। अगर आपने होल्ड कर रखा है तो चिंता ना करें, रेलवे के स्टॉक्स में आपको वापस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ठीक सर, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जिन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है उनका प्रश्न लेते हैं सर। और ये हैं, इनका नाम है सोमवीर भौरिया और ये इन्होंने हमारी प्राइम मेंबरशिप जो है ले ली है, क्योंकि इनका ब्लू बैच जो है वो अलग से दिख रहा है। तो आप लोग भी ज़्यादा से जल्दी बैच जो है वो ब्लू कलर का लीजिए। उषा मार्टिन पे इनका सवाल है, 400 शेयर 375 पे ले रखे हैं और 6 महीने का इनका व्यू है। करें एवरेज करें या नहीं अभी करंट लेवल पे? अभी अगर हम देखें उषा मार्टिन का इनकी खरीद से काफ़ी नीचे है, 298 299 के आसपास, 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सर आपका व्यू क्या होगा, क्योंकि इन्होंने 375 पे ले रखे हैं, अभी इनको करीब 75 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। फिर देखिए अभी भी ना आप इसका चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे, इसने मल्टीपल सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश करी है एट अराउंड 289 290 लेवल्स। और इसमें जो बाइंग हुई थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024, आई एम प्रीटी श्योर इसी टाइम पे इसमें इन्होंने एंट्री ली थी। अब इनको करना क्या चाहिए? इनको करना ये चाहिए कि थोड़ा सा और इंतजार करें और जितना भी ये जैसे 300 शेयर ले रखे हैं तो इनको सजेस्ट करूंगा 150 शेयर से अपनी पोजीशन बनाएं एट अराउंड 284 लेवल्स। 284 282 लेवल्स पे अपनी पोजीशन बनाएंगे, जिसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 268 का।
और ये जो 282 लेवल्स पे अपने बाइंग पोजीशन बनाएंगे, उसको एक बार डिस्पोज करेंगे, सेल करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे 334 से 336 के लेवल पे। फॉर द टाइम बीइंग इस रेंज में एक दो बार ट्रेड करके ये अपनी बाइंग प्राइस पहले नीचे लेकर आए, क्योंकि मुझे मेरी समझ से इसके लिए 370 का लेवल क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और वहां पे रेजिस्टेंस फेस करने के बजाय लोअर बाइंग प्राइस पे ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाएंगे। लोअर लेवल्स पे ट्रेडिंग करें, हायर लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाएंगे। जी चलिए। और इस बीच लगातार नए नए मेंबर्स की संख्या जो हमारे प्राइम मेंबर हैं उनकी बढ़ रही है। दलजीत सिंह ने भी अभी अभी जो है मेंबरशिप हासिल की है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं जियो फाइनेंस में फ्रेश एंट्री को लेकर के कि क्या रोल स्पोर्ट के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि क्या जो है अभी जियो फाइनेंस में फ्रेश एंट्री लेना सही रहेगा। अभी आपने रिलायंस पर बात की, क्या जियो फाइनेंस में लेना सही रहेगा सर? सर देखिए, जियो फाइनेंस से मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अगेन, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ही एंट्री का सोचें, ट्रेडिंग कॉल नहीं है। और ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है। उस फेज ऑफ कंसोलिडेशन में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा 232 रुपए के आसपास आए, वहां पे स्टैगर्ड मैनर में आप अपनी बाइंग चालू करें, और 232 रुपए से 210 रुपए तक आप एक स्प्रेड अपना क्रिएट कर लें। जैसे जैसे ये नीचे आता जाए आप अपनी बाइंग करते रहें। कोई जल्दबाजी नहीं है, ये अभी नहीं भागने वाला, इसको समय लगेगा। पेशेंटली बाइंग कर ले, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है। चलिए, इस बीच जो है आकाश जी हैं, कोलकाता से हैं हमारे साथ। चलते हैं सीधे उनके पास। आकाश जी को नमस्कार। नमस्कार कैसे हैं आकाश जी? जी, बस बढ़िया। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? जी, मेरा IRFC पे 1175 शेयर है 142 के भाव पे। IRFC सर? जी, IRFC। और सुजलन के 57 पे है 1192। सुजलॉन के किस रेट पे लिए हैं सर आपने? 57। 57 पे सुजलॉन पे लिए हुए हैं। और IRFC के रेट एक बार फिर से बता दीजिए। 142। 142। और दोनों पे नजरिया क्या है? जी, 6 महीना और 6 6 महीने महीना ठीक से है। 9 महीना तक। ठीक है, 6 से 9 महीने के बीच में। IRFC थोड़ा सा ऊपर की खरीद है इनकी सर। यहाँ पर थोड़ा लॉस बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। 6% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ बीते एक महीने में देखने को मिला है। क्या सलाह रहेगी IRFC को? अभी क्या होल्ड करना चाहिए इन्हें? दूसरा प्रश्न जो है इनका सुजलॉन को लेकर के है, जो कि 57 के आसपास है, वहीं से लौटा है 59 के आसपास से। दोनों पे ही आपकी राय क्या होगी सर? तो देखिए, IRFC के लिए मैं इनको एक सजेशन दूंगा कि अभी ये डाउन साइड फर्दर कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, और यहां से करीबन 4 रुपए नीचे 110 111 की रेंज में अगर इनको मिलता है तो यहाँ पे एक बार ये एवरेज करें। और एवरेज जो करेंगे उसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे 98 का क्लोजिंग बेसिस पे। उस एवरेज को करने के बाद वो जो एवरेज क्वांटिटी है वो आपको बेचनी पड़ेगी 132 रुपए के आसपास, 132 से 134 की रेंज में, जहां कंफर्ट हो वहां पे एक बार बेचें। अपनी बाइंग प्राइस पहले नीचे लेकर आए, क्योंकि मुझे अभी इसमें इन मीडियम टर्म कोई बहुत ज्यादा मैसिव मूव नहीं दिख रहा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 138 रुपए के लेवल पे है, जिसको अभी ये ब्रीच करता हुआ नहीं दिख रहा है इन मीडियम टर्म, और इनका टाइम होराइजन छोटा है। तो एक बार ये ट्रेडिंग बेट लेके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए, और फिर जो ऊपर के लेवल दिए हैं वहां पे एग्जिट करना चालू करें। 132 से 134, 138 इस रेंज में अपनी पूरी पोजीशन एक बार ये लिक्विडेट कर दें, सो दैट इनको लॉस ना लगे। मगर अगर ये लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 138 पे भी ना बेचें। एक बार 138 रुपए ये तोड़ेगा, बहुत कंफर्टेबली 180 रुपए तक की चाल आपको दिखा सकता है। अब सुजलॉन की हम बात कर लेते हैं। 57 पे आपने लिया है, 57 पे जो, अगर इसमें भी आपका छोटा ड्यूरेशन का बेट है, अभी आपको 51 रुपए के आसपास मिलता है, वहां पे आप एवरेज करें। और 51 रुपए पे आप जो एवरेज करेंगे उसका स्टॉप लॉस भी बहुत स्ट्रिक्ट होगा, 46 रुपए का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस। और 51 रुपए पे एवरेज करने के बाद आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी। जो बाइंग प्राइस नीचे आएगी, जैसे ही आपको ये 58 से 60 रुपए का भाव मिले, एग्जिट ले लीजिएगा। शॉर्ट टर्म में दोनों ही कोई कमाल करते हुए नहीं दिखा रहे। ठीक है, शॉर्ट टर्म में दोनों ही कोई कमाल करते हुए नहीं दिखा रहे हैं। इस बीच फटाफट चलते हैं, जरा सर्वेश जी से बातचीत कर लेते हैं। सर्वेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे पास बजाज हाउसिंग के 400 शेयर हैं 134 रुपए के भाव पे, क्या करना चाहिए सर? अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं? कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में कनॉट प्लेस।
कनॉट प्लेस है। अच्छा, वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह बढ़ी है क्या? कल रात में इंडिया गेट वगैरह खाली कराया गया था। हाँ सर, उधर वो थोड़ा बंद कर रखा है वहाँ पे। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था। तो ठीक है सर, जो सरकार की तरफ से जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो भी गाइडलाइन जारी की जा रही है, उसको आप लोग फॉलो कीजिए। जी सर। तो ये आप लोग सुरक्षित रहिए, यही जो है आप लोगों के लिए सलाह है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे 134 पे लिया है, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे? ओह, चलिए, लगता है कि उन तक से संपर्क हमारा टूट गया। सर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये एक और शेयर ऐसा है जिसमें रिटेलर की काफ़ी ज़्यादा जो है, हमारे पास कम से कम सवाल बहुत आते हैं इसको लेकर के, और जब से आईपीओ आया है तब से यहाँ पर रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, चूँकि एक तो इसके ग्रुप को लेकर के, दूसरा हाउसिंग फाइनेंस का के फ्यूचर को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए सर, जहां इसने आईपीओ दिया था और उसके बाद जो स्टेलर लिस्टिंग कराई थी, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आना लाजमी था। बट रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या बोलेंगे सर, कई कई एचएनआईज भी इसमें फंसे हैं उस लेवल्स पे। तो अब करना क्या है इनको सिंपल सी चीज करनी है कि 110 रुपए के आसपास आता है, वहां ये अपनी एवरेज अपॉर्चुनिटी ढूंढे और वहां पे एक बार एवरेज कर ले। एवरेज करने के बाद और फिर अपसाइड जब आता है नियर अबाउट 125 से 130 रुपए, वहां पे इस एवरेज वाले को डिप्लॉय कर दे तो इनकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी। अब दो चीजें, अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ ले, मगर अगर ये लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आराम से अपनी पोजीशन बरकरार रखें, बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी। लंबी अवधि में ये मल्टी बैगर बनने का दमखम रखता है, तो विचलित ना हो, बने रहें, और चाहें तो ही एवरेज ट्रेड करें अगर लंबी अवधि के, अदरवाइज इस प्राइस से मेंटेन कर लें, अच्छे प्रॉफिट्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अच्छे प्रॉफिट आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, ये सलाह है। इस बीच जगदीश माली जी कह रहे हैं सर, एनएचपीसी वर्सेस एनटीपीसी में बेटर क्या रहेगा जो है निवेश के लिए? दोनों ही सुस्त चल रहे हैं सर। अब इन दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनने की सलाह देंगे इस समय? सर देखिए, एनएचपीसी में अभी फर्दर डाउनसाइड आता हुआ दिख रहा है, और एनएचपीसी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ये आपको 73 74 लेवल्स पे एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनता है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम एनटीपीसी भी देखें ना सर, एनटीपीसी भी कोई बहुत परफॉर्म करता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से ये चल रहा है बहुत कंफर्टेबली आपको 310 से 305 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। अगर आप दोनों में से मेरे से पूछेंगे कि दोनों में से बेटर कौन सा है, देखिए दोनों में से बेटर एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं हो सकता। दोनों कंपनीज बहुत उम्दा हैं, दोनों का पावर जनरेशन अलग किस्म से होता है, एक न्यूक्लियर में है एक हाइड्रो में है। अगर आप दोनों में ही लोअर लेवल्स पे इक्वल स्प्रेड इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रिटर्न, ज्यादा बेटर डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा पावर जनरेशन में ही। आई वुड सजेस्ट दोनों में करें और लोअर लेवल्स पे करें, अभी दूरी बनाए रखें, इनका डाउनसाइड और आता हुआ दिख सकता है। पावर में फेवरेट आपका है क्या सर अभी? मतलब क्या पावर ग्रिड या फिर कोई और कंपनी? सर मेरा ऑल टाइम फेवरेट तो बेचारा चल नहीं रहा है और मैं बड़ा परेशान हो रखा हूं, और उसके लिए सबसे पहले आपने मेरे से एवरेज का सवाल पूछ लिया। मेरी एक्सपेक्टेशंस में तो वो बेचारा अभी टारगेट हिट करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था, चला नहीं सर। वो टाटा पावर है मेरा ऑल टाइम फेवरेट। हाँ, बात तो सही है सर। तो अभी क्या करना चाहिए सर? अगर मान लीजिए टाटा पावर को अगर हम छोड़ के देखें तो बाकी जो हैं पावर ग्रिड, एनएचपीसी, एनटीपीसी पे आपने राय दे ही दी। इसके अलावा पावर ग्रिड और अदानी पावर, इन दो में से अगर चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? अच्छा पावर सर, ये तो गोज विदाउट सेइंग, मतलब ये तो आपको सवाल करने से पहले ही जवाब पता होगा कि जहां अडानी हो और कोई और हो तो फिर तो मेरा इंक्लिनेशन ही सर बदल जाता है। मगर सर हम दोनों शेयरों की बात कर लेते हैं, मेरा पर्सनल बायस एक अलग चीज हो गई। पावर ग्रिड की अगर हम बात करते हैं ना, तो सर पावर ग्रिड भी अभी फर्दर डाउनसाइड वाले मोड में ही लग रहा है और मेरे को एक कंफर्ट नहीं दे रहा है। पावर ग्रिड का कंफर्ट कहां से चालू होगा? पावर ग्रिड का कंफर्ट चालू होगा 284 रुपए के लेवल से। 284 रुपए के लेवल से खरीदता खरीदता मैं इसको कंफर्टेबली 268 रुपए तक अक्यूमुलेट करूंगा, और उसके बाद इसको मैं थोड़े से टाइम के लिए होल्ड करूंगा। और एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत जल्दी नहीं मिलने वाली है। जब एक बार ये बहुत सस्टेनेबल तरीके से 350 रुपए के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, जो कि दूर है मेरी बाइक प्राइस से, उसके बाद आपको 380 तक की रैली कर सकता है।
but it is medium to long term story, so accordingly we should place our bets. अब हम आ जाते हैं अडानी पावर। तो सर इसमें भी अपसाइड अभी नहीं दिख रहा है, एक हल्का सा सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहा है 470 रुपए के लेवल पे, बट क्या वो बहुत डिसाइसिव है? नहीं। और नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कहां तक? 440। तो अब इसमें बाइंग कहां चालू करेंगे? 475 से 440 की रेंज में स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करेंगे। और वो बाइंग अगर हम मीडियम टर्म ट्रेड लेंगे तो उसका प्रॉफिट कहां बुक करेंगे? 580 के आसपास। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है तो बहुत इजीली आपको 750 से 800 तक का भाव मिल सकता है। बट दोनों ही बहुत पेशेंट कॉल है। इनफैक्ट सर मैं आपको कल वाले शो में भी बता रहा था कि पावर ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया है ना, एक डर कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि सीजन के पहले जो अपटिक आ रहा है ना, और जब वो एक्चुअल एप्लीकेशन होती है तो सेक्टर्स मूव करना बंद कर रहे हैं। उसी के चलते आप एक चीज नोटिस करेंगे, डिफेंस में मैंने कहा था कि फर्दर डाउनसाइड आए तभी हम इन्वेस्ट करें। वो बात अलग है कि आज के वॉर लाइक सिचुएशन और जो एकदम से हुआ है उसके कारण आपको चलता हुआ जरूर दिखा है, बट वो जो एक चीज है ना कि कहीं अटकते हैं ये हायर लेवल्स पे। पावर में भी देखा हमने, एसी कंपनीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी देखा, हो सकता है डिफेंस में भी देखने को मिल जाए। तो लोअर लेवल्स पे करें और अभी कोई जल्दबाजी ना करें। ठीक सर। इस बीच देवाशीष हमारे साथ फोन लाइन पे काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देवाशीष जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत सर। और और अच्युत सर को भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर आपसे पहले भी मुलाकात हुआ था एक बार, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ, देवाशीष सरदार नाम है मेरा। हाँ 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 हाँ, बात हुई है आपसे, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता है सर, आप लोग जब लगातार प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं, सवाल पूछते हैं, जी। बहुत अच्छा लगता है आपका सर। भी प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है हमको, इसलिए पूछते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप लोग इतना प्यार देते हैं और बहुत अच्छा लगता है सर। और दूसरा सर, देवाशीष जी, हम लोग अब फ्यूचर में कोशिश ये रहेगी जल्दी हम लोग कोलकाता आएँ, तो हम आप लोगों से और आपके जो तमाम कोलकाता वासी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारी जो प्राइम मेंबरशिप है उसको आप लोग लें, ताकि जल्द से जल्द आप लोगों से हम लोग मुलाकात भी कर सकें। जी जी जरूर लूंगा। जी सर, आज का क्वेश्चन क्या है सर आपका? सर मेरे पास है ना 500 शेयर है वो विशाल मेगा मार्ट का। किस रेट पे लिया है सर आपने? 117 की भाव पे लिया हूँ। 117 के भाव पर लिया हुआ है। कब तक होल्ड कर सकते हैं? सर इसको मैं लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकता हूँ। लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। रिजल्ट्स कंपनी के काफ़ी अच्छे रहे थे और रिजल्ट्स के बाद अच्छी चाल रही। 2 रुपये अभी इनके बन रहे हैं, ब्रेक इवन के आसपास ही हैं सर। क्या सलाह रहेगी? लॉन्ग टर्म व्यू है इनका विशाल मेगा मार्ट पे। सर देखिए, विशाल मेगा मार्ट के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अभी हमने इसके नंबर्स में भी देखा था और कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा अब तरीके से आ रहा है। और इसमें विपुल सर एक चीज आप देखिएगा, ये आई एम नॉट श्योर हमने पहले डिस्कस नहीं किया या क्या था, ये वही कंपनी है जो एनसीएलटी में चली गई थी और एनसीएलटी में इसको एक दूसरी कंपनी ने लिया। और सर जब ये आ रहा था वापस, इसकी सारी चीजें चल रही थी, मैंने थोड़ा सा इसका स्टडी किया था सर, इतना अमेजिंग मॉडल है ना उन लोगों का। वो स्टोर तब खोलते हैं जब उनको ये दिख जाता है उनकी मार्केट स्टडी में कि 6 महीने में ये अपना खर्चा खुद उठाने की कंडीशन में है, इस एरिया में हम स्टोर खोलेंगे, नहीं है रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी चीज, 9 महीने में वो प्रॉफिट मेकिंग हो जाना चाहिए और ग्रुप को पैसा पहुंचना चालू हो जाना चाहिए। अगर वो भी नहीं होता है तो बंद कर देते हैं। मतलब आप देखिए कि कितना क्विक परफॉर्मेंस की बात हो रही है। और सर ये बहुत अच्छी तरीके से अपने स्टोर्स अभी बढ़ा रहे हैं, नंबर्स में दिखा है और रीसेंट हाई से भी ऊपर ये जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल ये होल्ड कर सकते हैं और मैं समझता हूं अगर मीडियम टर्म के लिए ये होल्ड करते हैं तो 158 से 164 की रेंज इनको देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए अभी कमेंट्री बहुत अर्ली हो जाएगी, एक बार उस लेवल पे जाए और मेंटेन करें वापस, क्योंकि ये रेगुलर दर्शक हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके दरबार में फिर आए और पूछें और फिर अकॉर्डिंगली हम आगे का रास्ता भी इनको बताएं। दरबार आपका है सर, हमारा तो मतलब जो है दर है खाली। तो हमारा तो दर है, आप दरबार आप ही लगाते हैं, तो आपके सब प्रशंसक हैं। इस बीच अगले दर्शक जिनका प्रश्न हम शामिल कर रहे हैं, आइडियल टीचिंग के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, आइडियल टीचिंग सेंटर के नाम से। वाह, तो मुझे लगता है टीचिंग सेंटर चलाते हैं सर आप। कह रहे हैं सर मैं TTML के मैंने 1000 शेयर ले रखे हैं, 57 के भाव पे लिया हुआ है, कहाँ तक जाएगा? 2 साल का भी सर। यहाँ वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल
और ये सब लोग परेशान चल रहे हैं, और आप TTML में कह रहे हैं कहाँ तक जाएगा, 53 के आसपास चल रहा है, 3.5% नीचे ज़रूर है। सर क्या आपको लग रहा है अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए TTML पे? 53 रुपये पे इन्होंने 53 रुपये के आसपास अभी चल रहा है, इन्होंने 57 के भाव पर लिया, तो ज़्यादा नुकसान में नहीं है, ये अच्छी बात है। क्या सलाह रहेगी, भविष्य कैसा लग रहा है आपको? सर देखिए, इनको एक सिंपल सलाह ये रहेगी कि पहली बात तो अपना एक्सपोजर थोड़ा सा कम करें। कम करने का क्या इनको मौका मिलेगा? मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा भी रिस्पाइट देगा, इनको कम करने का मौका मिलेगा। और ये मौका कहां तक जा सकता है? ये मौका जा सकता है आपका 60 से 61.50 रुपए तक की रेंज का। वहां पे जैसे ही आपको मिले ना, प्लीज अपनी क्वांटिटी हल्की कर लें, क्योंकि इस शेयर में एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप हैवी क्वांटिटी लेके कोई बहुत अच्छा नहीं कुछ बना पाएंगे। और मैं समझता हूं कि फर्दर डाउनसाइड, मतलब ये मैं आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल रहा हूं कि अभी आपकी बाइंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे है, मुझे इसमें फर्दर डाउनसाइड दिखता है। जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न ये बना रहा है, अभी इसने कोशिश करी अपने आप को बचाने की, बट अगर ये डाउनसाइड इसी तरीके से चलता रहा तो आपको ये 42 रुपए तक भी दिख सकता है। क्या वो अभी हाथ के हाथ होगा? नहीं, इसने एक लॉन्ग टाइम सपोर्ट को कैप्चर किया है, वहां से अभी बाउंस बैक दिखाना चाहिए। इसीलिए 59 से 61 की रेंज में आप प्लीज अपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढें और इसमें से निकल जाएं। बेटर क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो विपुल सर ने भी बताए, क्यों इन सब चीजों में आपको लगना है? इसमें कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती हुई दिख रही है, प्लीज डोंट स्टिक टू दिस। चलिए निकल जाइए सर, अभी ज़्यादा नुकसान में नहीं, बाद में फिर दर्द ज़्यादा बढ़ेगा, फिर आपके लिए निकलना भी मुश्किल हो जाएगा जब ज़्यादा मतलब नुकसान होने लगता है तो।